हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि एनटीएससी एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल्स। देखो, वैसा है कि प्रीवियस सेशन में हमने आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की बात कर ली है ना। और आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है एनर्जी शेल्स में। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे ये सेशन, जहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक के ऊपर। अब देखो, प्रीवियस सेशन में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ करके हमें ये समझ में आ गया है कि एक एटम में तीनों ही टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। कि हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर एटम के न्यूक्लियस के अराउंड ही डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं और इन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को हम एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, इसीलिए डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। ये हमें समझ में आ गया है ना। इतना हमें एटम की स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज मिल चुकी है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि मैम, एक और सवाल आ चुका है सामने। क्या सवाल? कि ये हमको पता है कि एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे पाए जाते हैं? यानी कि एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है, या आप ये भी बोल सकते हो कि एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली कैसा होता है। अब हमें ये समझना होगा। कैसे समझेंगे? तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं। और क्या ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करते हैं एक एटम। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ करा है भाई? एटम। ये क्या है? अपना एटम है। एटम के बिल्कुल बीचों बीच क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। और इस न्यूक्लियस के अराउंड ही क्या होते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो न्यूक्लियस के अराउंड आपको क्या मिलने वाले हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मिलने वाले हैं। और इन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स। क्योंकि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, इसीलिए इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को हम एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं? बोलते ही हैं। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल होता है, इसको हम बोलते हैं के शेल, है ना। ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल होता है, इसको हम बोलते हैं के शेल, और इसको हम नंबर कौन सा देते हैं? नंबर 1। ठीक है। शेल का जो नाम है वो भी आपको याद रखना होगा, और शेल को जो नंबर दिया जा रहा है वो भी आपको याद रखना होगा। मैं आपको ये बताती जा रही हूँ साथ साथ में कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हमेशा के लिए याद रखनी है, कभी भी भूलनी नहीं है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल है उसको हम बोलते हैं के शेल, और उसका नंबर कौन सा होता है? उसका नंबर होता है 1। फिर के शेल के आगे जो शेल होता है, के शेल के आगे जो शेल होता है, उसको हम बोलते हैं एल शेल। क्या बोलते हैं? एल शेल बोलते हैं। और इसका नंबर कौन सा होता है? नंबर 2। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल हो गया के शेल, उसका नंबर हो गया 1। के शेल के आगे वाला शेल हो गया एल शेल, और इसका नंबर हो गया 2। एल शेल के भी आगे एक और शेल पाया जाता है, और इसको हम बोलते हैं एम शेल। क्या बोलते हैं? एम शेल, और इसका नंबर होता है नंबर 3। और एम शेल के भी आगे एक और शेल पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एन शेल, और इसका नंबर होता है नंबर 4।
आई बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक प्यारा सा एटम बना दिया है। भाई ये क्या है, ये अपना एटम ही है, ये क्या है, अपना एटम ही है। एटम का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड मैंने डिफरेंट एनर्जी शेल्स ड्रॉ कर दिए हैं। सबसे मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल है दैट इज के शेल, नंबर हुआ उसका 1। के शेल के आगे आएगा एल शेल, नंबर होगा 2। एल के आगे आएगा एम शेल, नंबर होगा 3। और एम के आगे आएगा एन शेल जिसका नंबर होगा 4। इतना क्लियर है? अब हमें यही पता करना है, ये तो हमें समझ में आ गया है कि इन्हीं शेल्स में पाए जाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं एनर्जी शेल्स में पाए जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली कैसे, इन शेल्स में, इन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एग्जैक्टली कैसे होती है, हमें ये समझना है। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होने वाली है इन एनर्जी शेल्स में, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की मनमानी चल जाती है क्या? क्या बोल दिया मैंने कि मैं ये बोल रही हूँ कि इन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होने वाली है, तो क्या फिलिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की मनमानी चल जाती है? मनमानी मतलब कैसे? सपोज इस एटम में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एटम में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन 10 इलेक्ट्रॉन्स से हुआ क्या है, 2 ग्रुप्स बन गए हैं। अरे भाई ये जो हमने एग्जाम्पल के लिए एटम लिया है ना, इस एटम में टोटल हम ये मान के चलते हैं कि इस एटम में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 10 इलेक्ट्रॉन्स से 2 ग्रुप्स बन गए हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ग्रुप बी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई बात समझ में? इस एटम में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 10 इलेक्ट्रॉन्स से 2 ग्रुप्स बन गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप बी में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हुआ ये, आप डेफिनेटली ये बोलोगे कि मैम 10 इलेक्ट्रॉन्स से 2 ग्रुप्स क्यों बन गए हैं, ए और बी? ए में आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, बी में आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा क्यों हुआ? ये ग्रुपिज्म क्यों हो रहा है भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में? वो इसलिए क्योंकि ग्रुप ए में आने वाले ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। ग्रुप ए में आने वाले जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ग्रुप ए में आने वाले जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा साथ साथ रहेंगे। सिमिलरली ग्रुप बी में आने वाले, ये मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूँ, हाँ ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। तो ग्रुप बी में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, एक साथ हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप बी के 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ए और बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में क्या हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये ग्रुप ए और बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। ग्रुप ए के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ग्रुप बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन ए और बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत बड़े दुश्मन बन रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ग्रुप ए में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स ने बोला कि भाई हम तो हमेशा साथ ही रहेंगे। क्यों साथ रहेंगे? क्योंकि हमारी आपस में बहुत पक्की दोस्ती है और ये जो दूसरा ग्रुप है ना, दूसरे ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे हमारी लड़ाई है। ग्रुप ए के इलेक्ट्रॉन्स ने बोला कि हम तो हमेशा साथ रहेंगे, हम 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा साथ रहेंगे क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमारी लड़ाई चल रही है किसके साथ, ग्रुप बी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ग्रुप बी के इलेक्ट्रॉन्स भी कम नहीं थे। ग्रुप बी के इलेक्ट्रॉन्स ने बोला कि हम भी जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, हम भी सब के सब कैसे रहेंगे, साथ में रहेंगे क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही है ग्रुप ए के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसीलिए हम ग्रुप ए के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में नहीं एग्जिस्ट करेंगे। हम सब के सब क्या करेंगे, मतलब ग्रुप बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में, इसीलिए ग्रुप बी के इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे जैसे कि ग्रुप ए के 6 इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। ठीक है,
तो फिर हुआ क्या कि इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करने की बारी आई, जब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की बारी आई एटम के अंदर, तो हमने बोला किससे, ग्रुप ए से, हमने बोला ग्रुप ए से कि ग्रुप ए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब कहाँ आ जाओ, के शेल में आ जाओ। हमने ग्रुप ए से बोला कि ग्रुप ए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सब के सब कहाँ आ जाओ, सपोज के शेल में आ जाओ। तो जो ग्रुप ए के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने बोला नहीं, के शेल तो न्यूक्लियस के बहुत पास है, न्यूक्लियस क्या करेगा, अरे बहुत पॉजिटिव चार्ज लगाएगा हमारे ऊपर, हम नहीं आ रहे, हम तो कहाँ रहेंगे, हम रहेंगे एन शेल में। फिर इसके बाद में ग्रुप बी के इलेक्ट्रॉन से बोला कि ग्रुप बी के इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग जो है ना, तुम लोग आ जाओ के शेल में। तो ग्रुप बी के इलेक्ट्रॉन्स ने बोला कि ना, हम नहीं आने वाले के शेल में, हमारे दुश्मन भी तो नहीं गए हैं के शेल में, तो हम क्यों जाएं, हम तो जाएंगे कहाँ, एल शेल में। तो ये तो मनमानी हो रही कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यही तो मैं आपसे बोल रही थी कि क्या इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है एनर्जी शेल्स में, तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मनमानी शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की मनमानी चलती है क्या यहाँ पे। फिर हमने बोला कि ग्रुप ए के इलेक्ट्रॉन से, हमने ग्रुप ए के इलेक्ट्रॉन से बोला कि भाई तुम लोग 6 हो ना, एक काम करो, 2 आ जाओ के शेल में और बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाओ एल शेल में। हमने ग्रुप ए के इलेक्ट्रॉन से बोला कि तुम लोग 6 हो तो 2 आ जाओ के शेल में और बाकी के 4 आ जाओ एल शेल में। तो ग्रुप ए के इलेक्ट्रॉन्स मान ही नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे, बता दो था कि ग्रुप ए के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है। तो ग्रुप ए के 6 इलेक्ट्रॉन्स ने बोला कि ना, हम तो जहां रहेंगे साथ में रहेंगे, हम ये डिवीजन नहीं करने वाले हैं कि 2 चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के शेल में और बाकी के 4 आ जाएंगे एल शेल में। ना, हम तो जहां रहेंगे, हम तो जिस शेल में रहेंगे ना, सबके सब एक साथ रहेंगे। तो ये तो गलत बात हुई ना। इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या चल रही है, मनमानी चल रही है कि जैसा इलेक्ट्रॉन्स को पसंद है वैसा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को एनर्जी शेल्स में अरेंज कर रहे हैं, अपने आप को फिल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग हो रही है ना इन एनर्जी शेल्स में, वो बहुत सोच समझ के की जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की कोई मनमानी नहीं चलती है कि हमको के शेल में होना है, हमको एल शेल में होना है, हमको 4 और इलेक्ट्रॉन्स के साथ होना है। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है एनर्जी शेल्स में वो बहुत सोच समझ के की जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलती है। आई बात समझ में? अच्छा, एक और चीज, आपको क्या लगता है कि रैंडमली किसी भी शेल में कितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्या? जैसे कि न्यूक्लियस के पास जो है सबसे के शेल है, तो क्या के शेल अपने अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करवा सकता है कि के शेल ने बोला कि मैं तो जो है ना अपने अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाऊंगा, अकोमोडेट करवा सकता हूं? ऐसा होता है क्या? नहीं, हर एक शेल की इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना कि इलेक्ट्रॉन्स की मनमानी नहीं चलती है। इलेक्ट्रॉन्स को एटम में अभी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, हम ये एग्जांपल लेकर के चल रहे थे कि इस एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास सपोज एक ऐसा एटम आए जिसमें कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन 20 इलेक्ट्रॉन्स को हम जैसे बोलेंगे, भाई जो रूल बोलता है, रूल के हिसाब से सब चीजें होती हैं। तो अगर एक एटम में 10 छोड़ो, अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन 20 इलेक्ट्रॉन्स को जैसे हम बोलेंगे रूल के अकॉर्डिंग, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज होना पड़ेगा या डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा एनर्जी शेल्स में। इलेक्ट्रॉन्स की मनमानी नहीं चलेगी। एट द सेम टाइम हर एक शेल की क्या होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। ये नहीं कि अगर के शेल है तो उसमें चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम शेल है तो उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता। हर एक शेल की क्या होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है। अब मुद्दा ये है कि मैम हमको कौन बताएगा कि हर एक शेल की कैपेसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना अकोमोडेट करने की? तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। मुझे कैसे पता चला? अरे भाई फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है 2n² का। क्या फॉर्मूला होता है? 2n² का फॉर्मूला होता है। और इस 2n² के फॉर्मूले से हम किसी भी शेल की, K, M, L, N जो भी है, हम किसी भी शेल की इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। एक बार हमें कैपेसिटी पता चल गई कि भाई ये वाला जो शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना अपने अंदर रख सकता है, फिर उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू कर देते हैं। आई बात समझ में? चलो तो एक बार जल्दी से हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी शेल्स ऑफ द एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? अगर सवाल आ जाएगा कि भाई एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है,
तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है, जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जी शेल्स में या लेवल्स में ऑफ द एटम, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। क्योंकि हम बार बार जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट, ये जो पूरा फ्रेज है इसको हम बार बार यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, एटम में, एलिमेंट के एटम में डिफरेंट एनर्जी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो अरेंजमेंट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। चलिए, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट shells should be such that it should have maximum stability। ऑब्वियस सी बात है, हमको एक एटम को क्या करना है, स्टेबल बनाना है। भाई हमने प्रीवियस सेशंस में जो बात करी है ना कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, उसके लिए अलग अलग जो है ना मॉडल्स दिए जा रहे थे। सबसे पहले जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया था, फिर इसके बाद में रदरफोर्ड का जो है ना एटॉमिक मॉडल आया था। ऑल्दो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो बहुत बढ़िया था, है ना। बेसिकली रदरफोर्ड ने क्या करा था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। लेकिन फिर भी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में एक मेजर ड्रॉबैक क्या आ रहा था कि रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल के थ्रू एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। याद आया कि नहीं आया? आगे का पढ़ते जा रहे हो तो पीछे का रिवाइज भी करते जाया करो, वरना क्या होगा, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसका एक मेजर ड्रॉबैक क्या था कि वो अपने मॉडल में जो एटम की स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब मुद्दा यह है कि अगर एटम स्टेबल नहीं होगा तो फिर मैटर कैसे स्टेबल होगा। मतलब कि मैटर को एटम्स ही तो बनाते हैं ना, जैसे कि ये एक मैटर है, ये पेन क्या है, एक मैटर है। तो इस पेन मैटर को बनाने के लिए बहुत सारे एटम्स आए हैं। अब ये बहुत सारे एटम्स स्टेबल ना हुए तो क्या ये मैटर स्टेबल हो पाएगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं। भाई मैटर को बनाने वाले एटम्स ही अगर स्टेबल नहीं है तो जो मैटर हमको आज की डेट में जिस फॉर्म में दिखाई देता है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म, वो फॉर्म्स हमको मिलेंगे ही नहीं। मैटर के जो फॉर्म्स हैं वो क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैटर को बनाने वाले जो एटम्स हैं वो ही स्टेबल नहीं है। भाई सीधी सी बात है ना, अगर आपकी फाउंडेशन, बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है, अगर वही हिलती रहेगी तो जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो भी तो हिलेगी ना। मैटर को बनाने वाले जो एटम्स हैं वही स्टेबल नहीं होंगे तो मैटर कहां से स्टेबल होगा, खुद बताओ। तो इसीलिए एटम को स्टेबल करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि जो भी अरेंजमेंट होता है, जो भी फिलिंग होती है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी शेल्स में, वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि एटम के पास क्या आ जाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि अगर एटम स्टेबल नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन ही जो है ना स्टेबल नहीं होगी तो फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग को दिक्कत होने वाली है। Thus, to write the electronic configuration of an element, we should know the following। तो एक एलिमेंट के या एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या चीजें? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज एटॉमिक नंबर फॉर अ न्यूट्रल एटम। ये तो हम सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एक एटम में, ये बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम तभी हो पाएगा जब नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। नेगेटिव चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं प्रोटॉन्स पे। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बराबर हो जाएंगे, तो एटम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन ईच शेल ऑफ द एटम, दिस इज गिवन बाय बोर-बरीज स्कीम एज फॉलोज। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हर एक शेल की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है अपने आप में इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करवाने की। तो हर एक शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कराने की कैपेसिटी है वो हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए बोर-बरी स्कीम आई थी। क्या आई थी? देखो यहाँ पे बोर-बरी स्कीम आई थी और इस स्कीम के अंडर कुछ रूल्स दिए गए थे। इस स्कीम के अंदर कुछ रूल्स दिए गए थे और उन्हीं रूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर जो भी करना है तो कायदे से करो, इलेक्ट्रॉन्स की अगर फिलिंग करनी है तो फिर कायदे से करो, रूल्स फॉलो किए जाते हैं, सीधी सी बात है। तो बोर-बरी स्कीम के अंदर रूल्स दिए गए हैं और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। चलिए देखते हैं।
फर्स्ट रूल क्या बोलता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट, इसको हम रब करते हैं, दैट कैन बी प्रेजेंट इन द nth शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, यानी कि वही कि nth शेल में, nth n नहीं है यहाँ पे, nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये कैसे दिया जाता है, तो 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जो भी एनर्जी शेल्स हैं उनके आप नाम तो याद रखोगे ही, साथ साथ में नंबर भी याद रखोगे कि K शेल को नंबर मिलता है 1, L को मिलता है नंबर 2, M को मिलता है नंबर 3 और N को मिलता है नंबर 4। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ना ये यहाँ पर अभी काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? ये जो फॉर्मूला है ना 2n स्क्वायर का, तो इसमें 2 तो ठीक है, लेकिन n की जगह पे क्या रखोगे या लिखोगे, तो जो शेल को नंबर दिया जाता है ना वो नंबर ही रखोगे। जैसे कि आपको पता करना है कि K शेल में कितने जो है ना वो होते हैं, मतलब जो K शेल है वो अपने अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करवा सकता है, कैपेसिटी कितनी है K शेल की, ये आपको पता करनी। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूला में आप बोल सकते हो कि ये जो n है ना, n की जगह पे क्या रखोगे, K शेल को नंबर कौन सा दिया जाता है, K शेल को नंबर दिया जाता है 1, अरे तो n की जगह पे 1 रख दो, खत्म। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर देना, भाई n स्क्वायर है ना, तो n की जगह पे 1 रखना, इसके बाद में स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि K शेल की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई। देखा, इतना आसान होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो K शेल की आप बोल सकते हो कैपेसिटी कितनी आ गई है भाई, 2 आ गई, यानी कि जो K शेल है वो मैक्सिमम अपने अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करा सकता है। ऐसा नहीं होता कि जो है ना कितने भी इलेक्ट्रॉन्स चाहे तो K शेल में आ सकते हैं ना, मिनिमम 1, अरे 1 तो इलेक्ट्रॉन आएगा है ना K शेल में, और मैक्सिमम 2, कि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सपोज एक एटम में जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर सीक्वेंस से, सीरीज से, ये आपको याद होने चाहिए है, क्लास 9th में ये चीज रटाई जाती है, याद करवाई जाती है। अब आप NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर तो याद होने ही चाहिए। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, आप बोल सकते हो कि 3 है। या चलो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है उसका 1 है। एटॉमिक नंबर 1 बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 1 ही हो जाएगा। और न्यूट्रल एटम में क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे याद करवाया गया था कि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1। प्रोटॉन अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो कि K शेल में जाएगा। फिर इसके बाद में आया कौन, हीलियम। हीलियम क्या होती है, बेसिकली एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस बोले तो आप बोल सकते हो कि ये मतलब नोबल गैस होती है, रिएक्ट नहीं करती है ज्यादा किसी के साथ। हीलियम वही वाली गैस जिसके कि बलून बनाए जाते हैं, गुब्बारों में हीलियम गैस फिल करी जाती है, तो जो बलून है ना वो ऐसे ऊपर 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 उठते हैं, वही वाली गैस। तो जो हीलियम गैस है आप बोल सकते हो, जो हीलियम एलिमेंट है इसके एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं K शेल में, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आया लिथियम। लिथियम एलिमेंट के पास आप बोल सकते हो कि एटम में भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है ना, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे एटम में 3, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब मुद्दा यह है कि इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रखें, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो कहाँ आ गए, K शेल में आ गए। अरे K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, तो लिथियम के एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहाँ डाल दिया, K शेल में डाल दिया। अब जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है उसने हमसे रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब या बहन जी जो भी हो, उसमें जो है ना हम लिथियम एटम में तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 को तो आपने K शेल में डाल दिया, मैं अकेला बचा हूं, तो मुझे एक काम करो ना, मुझे भी जो है ना K शेल में डाल दो। अब मुझे कहाँ आप किसी दूसरे कोने में रखोगे या किसी दूसरे शेल में रखोगे, तो हम तो भैया हम क्या है, हम तो रूल के पक्के हैं, हम नहीं मानने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हमको तो जो रूल सिखाया गया है हम उसी को फॉलो करेंगे। क्या रूल सिखाया गया है कि भाई K शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम 2 ही रखेंगे। माना कि लिथियम में केवल 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है रखने के लिए, लेकिन उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम रूल के बाहर जाकर के K शेल में नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई K शेल की तो कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। अरे भाई एक बाल्टी है, बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर पानी को स्टोर करने की, मैक्सिमम उस बाल्टी में
5 लीटर पानी आ सकता है, तो क्या उस 5 लीटर कैपेसिटी वाली बाल्टी में, बकेट में आप 6 लीटर पानी डाल सकते हो कि 1 ही लीटर तो पानी बचा है? जैसे कि इस बाल्टी में 5 लीटर पानी स्टोर हो सकता है, 1 लीटर और कर दो। अरे नहीं होगा, बाल्टी में अगर आप 1 लीटर पानी और डालने की कोशिश भी करोगे ना तो वो पानी बाहर बह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सिमिलरली के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, तो 2 से ज्यादा वो रख ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या, जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है ना वो जाएगा आगे, के शेल में नहीं आ सकता। के में नहीं आ सकता तो फिर क्या होगा, आगे जाएगा। आगे कौन से शेल में, तो एल शेल में। फिर इसके बाद में अब मुद्दा ये कि मैम एल शेल की कैपेसिटी कैसे निकालें? अरे यही वाला फॉर्मूला यूज करके। अब क्या करोगे, एन की जगह पे के शेल तो हो गया, एन शेल, सॉरी एन नहीं, एल शेल का है ना, हमको एल शेल की कैपेसिटी निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और एल शेल का नंबर कौन सा होता है, 2, तो एन की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि एल शेल की कैपेसिटी कितनी आ चुकी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लिथियम में जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां, अरे शुरुआत जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो के शेल में आ गए थे, जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था उसको हम कहां डालेंगे, एल शेल में डाल देंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हायर शेल की, जो कि है एम शेल। इसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, लेकिन एन की जगह पे इस बार हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हर एक शेल का जो नंबर है वो भी आपको क्या करना है, याद करते हुए चलना है। ये नहीं कि बस शेल का नाम याद कर लिया इसके बाद में आगे बढ़ गए, वरना कैपेसिटी कैसे निकालोगे। तो एम शेल का नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो एन की जगह पे अब आप 3 रखोगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 2 कितना होता है 18। फिर इसके बाद में जो 4th शेल है, एन शेल है, इसका नंबर कौन सा होता है, 4 नंबर होता है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले में एन की जगह पे 4 रखोगे, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 से कितना होता है 16, 16 इंटू 2 कितना होता है 32, यानी कि जो एन शेल है उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई है, 32 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स की। तो के शेल की कैपेसिटी सबसे कम होती है, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट कर सकता है। एल शेल की थोड़ी सी ज्यादा होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो अकोमोडेट करवा सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल की और ज्यादा होती है, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करवा सकता है। और जो लास्ट शेल है दैट इज एन शेल, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। तो 2n² के फॉर्मूला से हमने क्या करा है, हर एक एनर्जी शेल की कैपेसिटी निकाल ली है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अपने अगले रूल में। तो जो बोर-बरी स्कीम है ना, इसमें 3 रूल्स दिए जाते हैं। पहला रूल तो हो गया कि हर एक शेल की हम कैपेसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हमने निकाल लिया। अब दूसरा रूल क्या होता है, चलो देखते हैं। द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ द फर्स्ट रूल इज वायलेटेड। क्या बोला जा रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इवन जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल कौन सा था कि हर एक शेल की क्या होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। तो अगर ये फर्स्ट रूल क्या होता है, वायलेट हो भी जाता है, तो भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों, मैं बताऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल थर्ड शेल कौन सा है, एम शेल है, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अकोमोडेट कर सकता है। बट एज सून एज इट हैज अक्वायर्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर कर लेगा, जो 4th शेल है एन शेल, उसकी फिलिंग शुरू हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, जो रूल 1 है ना, रूल 1 में ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई 2n² के फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, हर एक शेल की इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। इसके अलावा फर्स्ट रूल आप बोल सकते हो कि ये भी हो सकता है, या यहां पर ये भी बोला जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है ना, वो के शेल से स्टार्ट होती है। जो इनर मोस्ट शेल है ना, इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला शेल कौन सा, के शेल, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग वहीं से स्टार्ट होगी। भाई अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करना है शेल्स में, तो कहां से करोगे, एम में डालोगे, एल में डालोगे सबसे पहले, एन में डालोगे या के में डालोगे। तो रूल ये बोलता है कि जो सबसे इनर मोस्ट शेल है, जो सबसे अंदर वाला शेल है दैट इज के शेल, हमेशा ही वहीं से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या होती है, शुरू होती है। जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इसका एग्जांपल दिया था ना, कि हाइड्रोजन में
एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हम कहाँ रखेंगे, एम में। भाई देखो, हर एक शेल की हमने जो कैपेसिटी है वो निकाल ली है, तो हाइड्रोजन एटम में आप बोल सकते हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ डालेंगे, फोर्थ में, यानी कि एन शेल में, एम में, एल में, के में, क्योंकि भाई कैपेसिटी आप देख सकते हो, तो जितने भी यहाँ पे शेल्स हैं वो सभी के सभी शेल्स एक इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से अकोमोडेट कर सकते हैं ना। तो हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहाँ रखेंगे, उसकी फिलिंग हम कहाँ से करेंगे शुरुआत, तो के शेल से ही करेंगे। तो के शेल में क्या करेंगे, हम जाकर के पहला इलेक्ट्रॉन रख देंगे, फिर आया लिथियम, सॉरी फिर आया इसके बाद में हीलियम, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, तो अगेन फिलिंग कहाँ से शुरू होगी, हमेशा इनर मोस्ट शेल्स से ही शुरू होती है, के शेल से ही होती है। जब के शेल भर जाता है इसके बाद में हम कहाँ आते हैं, एल शेल में, जैसे कि लिथियम में हुआ। लिथियम में आप बोल सकते हो कि लिथियम में कितने, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमेशा फिलिंग कहां से शुरू होती है, फिलिंग हमेशा शुरू होती है के शेल से। कहां से शुरू होती है, तो 3 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, 3 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनको हम कहां रख देंगे, के शेल में रख देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3, इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे लिथियम के एक एटम में, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, 3 में से 2 के शेल में आ जाएंगे। बचा हुआ जो एक इलेक्ट्रॉन है, अरे भाई वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा नेक्स्ट शेल में, दैट इज एल शेल में। तो एल शेल में हम क्या करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले हैं। एल शेल में हम क्या करेंगे भाई, बचा हुआ जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हम रख देंगे। तो हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू होती है एनर्जी शेल्स में, तो ये फिलिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, के शेल से ही स्टार्ट होगी, इनर मोस्ट शेल से ही स्टार्ट होगी। ऐसा मत करना कि अरे मैम ये जो एन शेल है ना, ये तो अपने अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करवा सकता है। अरे ये जो एन शेल है ना, एन शेल, ये अपने अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करवा सकता है। तो हाइड्रोजन के पास तो केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करते हैं ना, इस एक इलेक्ट्रॉन को हम एन में ही रख देते हैं। भाई यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब हो रही थी तो शुरुआत में हमने क्या पढ़ लिया था, हमने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा था ना कि फिलिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एटम के पास क्या हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। कि अगर आपको इतना ही शौक लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी शेल्स में फिल करने का, तो फिलिंग ऐसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि स्टेबिलिटी कैसी हो, मैक्सिमम हो। और स्टेबिलिटी मैक्सिमम कैसे होने वाली है कि जब आप फिलिंग कहां से शुरू करोगे, इनर मोस्ट शेल से ही करोगे। आई बात समझ में? अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशंस में हमने बात पढ़ी थी कि जो के शेल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। भाई जो न्यूक्लियस के सबसे पास शेल होता है के शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। भाई देखो, जो हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोल रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जो हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं, इन ऑर्बिट्स को हम सिंपल ऑर्बिट्स भी तो बोल सकते थे, इनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये सभी ऑर्बिट्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये ऑर्बिट्स एक दूसरे से अलग अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की क्या होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। हर एक ऑर्बिट की क्या होती है भाई, अपनी एक एनर्जी होती है। तो क्योंकि 2 ऑर्बिट्स के बीच में, अगर हम 2 ऑर्बिट्स को लें तो 2 ऑर्बिट्स के बीच में क्या मिलेगा आपको, एनर्जी लेवल में, मतलब एनर्जी लेवल में डिफरेंस मिलेगा, एनर्जीज में डिफरेंस मिलेगा। इसीलिए वो दोनों ऑर्बिट्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अरे भाई आप बॉय हो, जैसे कि मैं गर्ल हूं, मेरा जो भाई है वो क्या है, एक बॉय है। तो क्योंकि वो बॉय है, मैं गर्ल हूं, तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एनर्जी शेल्स होते हैं, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, इनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्बिट्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, के शेल की होती है। एल शेल की थोड़ी और ज्यादा होती है, एम शेल की थोड़ी और ज्यादा एनर्जी होती है, और एन शेल की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहता है तो उसी शेल की एनर्जी को क्या करता है, वो यूज करता है।
है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उसी शेल की एनर्जी को यूज करता है। तो इसका मतलब क्या कि वो वाला इलेक्ट्रॉन जो कि एन शेल में होगा, क्योंकि एन शेल की एनर्जी बहुत ज्यादा है। एन शेल, अरे मैंने बताया था ना सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, के शेल की, उससे ज्यादा एल की, फिर उससे ज्यादा एम की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, एन शेल की होती है। तो वो वाला इलेक्ट्रॉन जो कि एन शेल में होगा तो उस वाले इलेक्ट्रॉन के पास तो बहुत सारी एनर्जी होगी, और अगर इतनी सारी एनर्जी आ जाएगी तो क्या वो इलेक्ट्रॉन चुप बैठेगा, नहीं बैठेगा। पता चला इतनी एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन के अंदर कि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कूद करके एटम से ही बाहर निकल आया। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए काम करते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को, भाई जब स्कूल बस खाली होती है तो हम क्या करते हैं, जो मन चाहा उस सीट पे जाकर के बैठ जाता है ना, कि सबसे आगे वाली पे बैठेंगे, सबसे पीछे वाली पे बैठेंगे, सबसे बीच वाली में बैठेंगे, हम यही करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलो एक काम करते हैं, इस एकमात्र इलेक्ट्रॉन को कहां डालते हैं, एन शेल में डाल देते हैं। एन शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि वो इलेक्ट्रॉन जो है एटम से कूद करके बाहर निकल गया। वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एटम से कूद करके बाहर ही निकल गया। अब बताइए जरा, हाइड्रोजन के एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी कूद के बाहर निकल गया, तो क्या एटम स्टेबल होगा, नहीं होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग है वो ऐसे की जाती है कि एटम के पास क्या आ जाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है वो कहां से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग को शुरू करते हैं हम इनर मोस्ट शेल से, दैट इज के शेल से। इसीलिए हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हम एल, एम या एन शेल में नहीं डालेंगे, सीधे कहां डालेंगे, के शेल में डालेंगे। हीलियम के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहां डालेंगे, के शेल में डालेंगे। जब एक शेल भर जाता है इसके बाद में हम क्या करते हैं, दूसरे शेल की फिलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। फिर आया लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहां रख दिया, के शेल में। शुरुआत कहां से करेंगे, हमेशा के शेल से करेंगे। अब के शेल तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं ना, कि के शेल की कैपेसिटी हो गई पूरी। अब जब एक शेल भर चुका है तो जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कहां डालेंगे, अब नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में, यानी कि एल शेल में। फिर इसके बाद में फिर कौन आया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन भी हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, ये सारे होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे भाई 8 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां डालोगे, के शेल में डालोगे। हमेशा फिलिंग कहां से शुरू होगी भाई, के शेल से होगी। के से, के अलावा कहीं और से जो फिलिंग है वो शुरू होने नहीं वाली, क्योंकि हमें एटम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी देनी। तो सबसे जो मतलब वो वाला शेल जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वहीं से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करते हैं। तो ऑक्सीजन के एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहां डालेंगे, सबसे पहले के शेल में डालेंगे। अब के शेल पूरा भर गया ना, अब जब के शेल पूरा भर जाएगा इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हायर शेल में जाएंगे, यानी कि एल शेल में जाएंगे। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख दिया था, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख दिया था। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहां डाल देंगे, आगे वाले शेल में, यानी कि एल शेल में। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, अरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया भाई 2,6, 2,6 ही तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, खत्म बात। तो हमेशा शुरुआत होगी इनर मोस्ट शेल से, के शेल से, क्योंकि हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए एटम की। जब एक शेल भर जाता है उसके बाद में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हायर शेल पे पहुंचते हैं। ये नहीं कि हीलियम में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक डाल दिया के में, और दूसरा कि मैम ने बोला है कि नहीं भाई इनर मोस्ट शेल से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होती है। तो एक काम करते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम डाल देते हैं के शेल में, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने शगुन कर दिया है। हमने शगुन कर दिया है कि के शेल से फिलिंग शुरू होनी चाहिए, तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ले जाकर के रख दिया है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एल शेल में डालेंगे। अरे मर्जी नहीं चलती, मैंने बताया तो कि जब तक के शेल भरेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते आप, कोई भी एलिमेंट क्यों ना,
ठीक है, चलो फिर इसके बाद में ये तो पूरा पहला रूल ही हुआ था। अब सेकंड रूल क्या बोल रहा था कि जो आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट मतलब कि सबसे जो बाहर वाला शेल होता है ना, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। अगर फर्स्ट रूल देखो, अगर वायलेट हो भी रहा है तो भी हो जान दो, लेकिन मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। जैसे कि थर्ड शेल कौन सा है, एम शेल है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। लेकिन एज सून एज उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जैसे ही उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके बाद में क्या होता है कि जो अगला वाला शेल है एन शेल, उसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये समझाऊंगी मैं आपको, चिंता मत करना। Thus, for the first 18 elements, rule as given below can be applied. तो जो first 18 elements है ना, उनमें ये वाला रूल अप्लाई किया जाता है। कौन सा? Electrons do not enter into a new shell unless the inner shells are completely filled. In other words, the shells are filled in a stepwise manner. जो first 18 elements है, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के कहां तक, आर्गन तक, ठीक है ना, हाइड्रोजन से लेकर के आर्गन तक फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में ये वाला रूल अप्लाई होता है। फर्स्ट रूल समझ में आ गया ना, 2n² का फॉर्मूला लगाना है, हर एक शेल की कैपेसिटी पता करनी है। थर्ड रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए जब तक कि इनर मोस्ट शेल्स पूरे ना भर जाएं, जब तक आउटर मोस्ट, मतलब तब तक आप बोल सकते हो कि जो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल होगा, शेल होगा, उसकी फिलिंग शुरू नहीं होती, जब तक कि सारे के सारे इनर मोस्ट शेल ना भर जाएं। एक काम करते हैं, इसको हम सीधे से जो है ना इस डायग्राम, मतलब इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हाइड्रोजन है, सिंबल H है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 1 है, तो कहाँ आएगा ये, के शेल में ही आएगा। शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, के शेल से ही होती है, इनर मोस्ट शेल से। फिर इसके बाद में हीलियम है, एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, के शेल में आ जाएंगे। फिर इसके बाद में है लिथियम। लिथियम में आप बोल सकते हो कि देखो ऐसा है कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। सोडियम नहीं, पोटेशियम और कैल्शियम में जा करके वो बोलते ना जज्बात पलट गए, बदल गए, वो हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपको फोकस करना होगा फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में। बोरबरी स्कीम यही बोलती है। बोरबरी स्कीम में 3 रूल्स आते हैं। पहला रूल मैंने आपको बता दिया, 2n² का फॉर्मूला लगा करके हर एक शेल की कैपेसिटी निकाल लेना। फिर इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो हमेशा इनर मोस्ट शेल से ही शुरुआत होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में सेकेंड रूल को अभी हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, हम बात करते हैं सीधे अपने थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए, थर्ड रूल क्या बोलता है, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो कैसे होती है कि जब तक कि इनर मोस्ट शेल्स, जब तक कि अंदर वाले शेल्स नहीं भर जाएंगे तब तक कि बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। कैसे, देखो हम कहां पहुंच गए हैं, लिथियम तक पहुंच गए। तो लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना है, 3, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, तो 2 कहां आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 आएंगे के शेल में, एक बचा हुआ आएगा एल शेल में। फिर आया बेरिलियम। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम का, 4 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कहां, के शेल में, और जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां आ जाएंगे, एल शेल में। हमेशा शुरुआत के शेल से ही होगी। फिर बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, तो 5 में से 2 कहां आ जाएंगे, के शेल में, और जो बचे हुए 3 है वो कहां आ जाएंगे, एल शेल में। ये सब क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही चल रहा है, ठीक है ना। फिर आया कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6, 6 में से 2 कहां आ जाएंगे, 6 में से 2 आ जाएंगे के शेल में, और बचे हुए कहां आ जाएंगे, तो मतलब जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे भाई 6 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल कार्बन के एक एटम में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे के शेल में, बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां आएंगे, वो आ जाएंगे एल शेल में, ठीक है ना। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 7, तो 7 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां आएंगे, के शेल में आएंगे, जो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां जाएंगे, एल शेल में जाएंगे। ऑक्सीजन, और एटॉमिक नंबर कितना, 8, बताया था मैंने आपको अभी अभी, इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8, तो 8 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां जाएंगे, अरे के शेल में जाएंगे। जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 में से 2 रख दिए कहां, के शेल में। अब के शेल तो भर गया, देखो ना, के शेल तो देखो कब से भर रहा है, के शेल आप बोल सकते हो कि लिथियम से, हीलियम से भरता जा रहा है, के शेल हीलियम से भरता जा रहा है। हीलियम में देखो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, लिथियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब जैसे ही के शेल भर गया, मैंने आपको बताया था ना कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि शगुन के लिए क्या करेंगे, के शेल में जाकर के एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे कि चलो मैम का दिल रख लेते हैं कि मैम ने बोला है कि शुरुआत हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की कहां से होती है, के शेल से होती है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने मैम के कहने पर के शेल में रख दिया। अब जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कहां रखेंगे, एल में रखेंगे ना। रूल क्या बोल रहा है, थर्ड रूल बोरबरीज किंग कि जब तक कि अंदर वाले शेल्स नहीं भर जाएंगे तब तक बाहर मत आना, खबरदार। तो जब तक कि के शेल पूरा नहीं भर जाता तब तक हम एल शेल में नहीं आएंगे। इसलिए हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां आते हैं, के शेल में ही आते हैं। और देखो यहाँ पे जो भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं, हम कहां तक पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं ऑक्सीजन तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 8 तक हम पहुंच चुके हैं, 8th एलिमेंट तक पहुंच गए हैं। तो यहां तक क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो के शेल से ही हो रही है स्टार्ट, और जब तक कि के शेल भर नहीं जाता तब तक कि हम एल पे आते नहीं हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां आएंगे, के शेल में आएंगे, और जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां आ जाएंगे, एल शेल में आ जाएंगे। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना, 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, 9 में से सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे, अरे कहां जाएंगे, के शेल में जाएंगे। अब 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख दिया कहां, के शेल में। बचे कौन, बचे आप बोल सकते हो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहां डालेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम डाल देंगे एल शेल में। फिर इसके बाद में आया नियॉन। नियॉन फिर से हम बोलते हैं कि एक इनर्ट गैस हो गई, जैसे कि हीलियम है वैसे ही नियॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10। तो 10 में से भाई नियॉन के एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं शुरुआत के, उनको हमने कहां रखा, के शेल में रख दिया। अब बचे हुए जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहां रखेंगे, एल शेल में रखेंगे। और देखो तो यहाँ पे हुआ क्या, नियॉन के लेवल पर आकर के जो एल शेल है वो भी क्या हो गया, कंप्लीटली भर गया। एल शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने की। एल शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही रख सकता है। तो देखो ना, नियॉन के लेवल पर आते आते जो एल शेल है वो भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या कि अब जब एन, के तो अपना पहले भी कंप्लीटेड था, के अपना हीलियम से कंप्लीट हो ही रहा है, तो के शेल कंप्लीट हो चुका है, एल शेल कंप्लीट हो चुका है। अब जो और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आगे और, तो उनको रखने के लिए अब हम क्या करेंगे, एम शेल का यूज करेंगे। एल पर तब तक नहीं पहुंचोगे जब तक कि के ना भर जाए, एम पर तब तक नहीं पहुंचोगे जब तक कि के और एल दोनों ना भर जाए। ये मत बोलना कि मैम नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 को हमने डाल दिया कहां, के शेल में, क्योंकि आप बोल रही हो कि शुरुआत हमेशा के शेल से ही होती है, लोवेस्ट जो एनर्जी शेल है वहीं से होती है। तो एक काम करते हैं, आपका दिल रखने के लिए, शगुन के लिए हमने क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन है नियॉन के, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, भाई नियॉन में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहां रख दिया, के शेल में रख दिया। और बचे कितने, 8, तो 8 में से हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को कहां रख दिया, एल शेल में रख दिया। और फिर इसके बाद में जो और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने एम शेल में रख दिया ना। 10 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 10 में से आपने 2 को रख दिया के शेल में, बचे 8। 8 में से 5 को आपने क्या करा, 8 में से 5 को आपने एल शेल में रक दिया, और जो बचे हुए 3 थे उनको आपने एम में रख दिया। ये नहीं करना है, गलत हो जाएगा। क्यों, रूल क्या बोल रहा है कि जब तक अंदर वाले कंप्लीटली नहीं भर जाते तब तक बाहर मत आना। तो एल शेल की कैपेसिटी कितनी है, 8 है ना इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, तो अभी तो यहाँ पे आपने केवल 5 ही रखे हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं एल शेल में। तो क्यों फालतू में एम में जाना, हटाओ इसको। क्या करोगे, 2 को रखोगे, 10 में से 2 को रखोगे के शेल में, बचे हुए 8 को रखोगे कहां, एल शेल में। आई बात समझ में, चलो। फिर इसके बाद में सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स 11, तो 11 में से 2 को कहां रखोगे, के शेल में, बचे 9। 9 में से 8 रखोगे कहां, एल शेल में, और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है अब आ जाओ कहां, एम शेल में। अरे भाई सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 को रख दिया के शेल में, बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 में से 8 को रख दिया हमने एल शेल में। अब जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है, भाई हम अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि सोडियम सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन तो बचा है, रख लो ना उसको एल शेल में, तो सोडियम बोलेगा ना, एल शेल की कैपेसिटी होती है, वही वाली बात है ना, बाल्टी में अगर 5 लीटर पानी आ सकता है तो आप उसमें 6 लीटर पानी डाल ही नहीं सकते, पानी बह जाएगा। एल शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, यानी कि 1 और इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकता, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां आ जाएगा, नेक्स्ट हायर शेल में, दैट इज एम शेल। फिर इसके बाद में मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉन्स 12, 2 आ जाएंगे के शेल में,
8 आ जाएंगे एल शेल में और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, तो एम शेल में। फिर एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना, 13, इलेक्ट्रॉन्स 13, तो 2 आएंगे के शेल में, 8 आएंगे एल शेल में और 3 आ जाएंगे एम शेल में। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है ना। फिर एल्यूमिनियम ये तो हो गया। सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉन्स 14, 2 आएंगे के शेल में, 8 आएंगे एल शेल में, बचे हुए 4 आ जाएंगे कहां, अरे एम शेल में। फिर फास्फोरस, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 15, 2 आएंगे के शेल में, एल में आएंगे 8 शेल, एल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए 5 आएंगे कहां, तो एम शेल में। फिर क्या हुआ, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉन्स 16, 2 आएंगे के शेल में, 8 आएंगे एल शेल में और बचे हुए 6 आएंगे एम शेल में। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन 17, तो 2 आएंगे के शेल में, 8 आएंगे एल शेल में और 7 आएंगे एम शेल में। फिर क्या हुआ, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉन्स 18, तो 2 आएंगे के शेल में, एल शेल में आएंगे 8 और बचे हुए 8 आ जाएंगे कहां, एम शेल में। तो यहां तक तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत स्मूथ चल रहा है कि जब तक कि अंदर वाले नहीं भर जाते शेल्स, तब तक हम बाहर वाले शेल में फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की शुरू करेंगे ही नहीं। तो देखो जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ ऐसे लिखते हैं, 1 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 1 2,8 2,8 2,3 2,8 कुछ इस तरीके से। तो आर्गन तक आप बोल सकते हो कि 2,8 चल जाता है। लेकिन अब बात आती है किसकी, अब बात आती है पोटेशियम की। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पोटेशियम के एक एटम में 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक काम करते हैं, पोटेशियम के एक एटम में इन 19 इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग शुरू करते हैं। कहां से फिलिंग शुरू करेंगे, तो के शेल से ही करेंगे। हमेशा कहां से शुरू होगी भाई फिलिंग, के शेल से ही होगी। पोटेशियम के एक एटम में 19 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब हमें इन 19 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे करेंगे, तो के शेल में आ जाएंगे, के शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अरे 19 इलेक्ट्रॉन्स को रख दो, कैसे रखोगे, शुरुआत कहां से होगी, के शेल से होगी। तो 19 में से हमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया के शेल में, बहुत अच्छी बात है। के शेल भर गया, अब क्या करेंगे, एल शेल में जाएंगे। 19 में से 2 को तो रख दिया ना। अब कितने बचे, 17 बचे। 17 में से आप बोल सकते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहां करेंगे, अरे एल शेल में करेंगे, क्योंकि एल की कैपेसिटी कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की ही। तो 19 में से शुरुआत के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने रखा के शेल में। बचे कितने, 17। 17 में से जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां आ जाएंगे, एल शेल में आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अब कितने बचे भाई, अरे 17 में से अगर क्या करोगे, 8 माइनस करोगे तो कितना होगा, 17 में से 7 माइनस करो कितना होगा, 10 होगा, एक और माइनस कर लो 9 हो जाएगा। यानी कि अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहां रखेंगे। आप बोलोगे कि मैम आप ही ने बताया था, क्या बताया था, कि ये जो एम शेल है, ये जो एम शेल है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 18 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की होती है। तो ये जो पोटेशियम आया है अपने पास, इस पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स और बच रहे हैं, इस पोटेशियम में 9 इलेक्ट्रॉन्स और बच रहे हैं अरेंज करने के लिए। अरे देखो ना, 19 थे, 19 में से 2 को कहां रखा, के शेल में। फिर 8 को कहां रखा, एल शेल में। ठीक है ना। तो 19 में से आप बोल सकते हो कि जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 19 में से जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने के और एल शेल में भर दिया। आ रही ना बात समझ में, कि पोटेशियम के एक एटम में 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 19 में से 2 को कहां रखा, के शेल में। बचे हुए 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। बचे हुए 17 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां हमने रख दिए, एल शेल में। अब उसके बावजूद 9 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, तो टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स को के और एल शेल में भर दिया है। अब बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको पता है कि जो एम शेल होता है उसकी कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। तो हमारे पास तो पोटेशियम एटम में तो फिर भी कितने बचे हुए हैं, केवल 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। अरे एम शेल की कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, और हमारे पास अभी और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं रखने के लिए, सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैम क्या करेंगे, अरे सभी के सभी जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम एम शेल में जाकर के रख देंगे। क्यों,
क्योंकि एम शेल तो अपने अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, हमारे पास तो फिर भी 9 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो सभी के सभी जो बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहां आ जाएंगे, एम शेल में आ जाएंगे, है ना, ऐसे ही लगा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? अब हम बात करते हैं बोर-बरी स्कीम के सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल के हिसाब से देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक शेल की क्या होती है, अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। के शेल की एनर्जी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा एल शेल की, फिर उससे ज्यादा एम की, और फिर सबसे ज्यादा एन शेल की होती है। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे ही एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जैसे ही एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो अच्छा उसकी भी पहले एक चीज और सुनो कि जो बाहर वाले शेल्स होते हैं ना उनके बीच में एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम होता है। क्या बोला मैंने कि जो बाहर वाले शेल्स होते हैं उनके बीच में एनर्जीज में एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है ये सच नहीं है, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जो के शेल है, जो के शेल है सपोज इसकी एनर्जी कितनी है, 1 जूल है। कितनी एनर्जी है, 1 जूल है। और जो एल शेल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 जूल है। कितनी है, 20 जूल है। तो देखो इन दोनों ही शेल्स के बीच में एनर्जी का काफी ज्यादा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 20 - 1 यानी कि 19 जूल्स का डिफरेंस है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रही हूं मैं। फिर इसके बाद में एम शेल जो आया है, एम शेल में आप बोल सकते हो कि इसकी एनर्जी कितनी है, सपोज इसकी एनर्जी है 30 जूल्स, और जो एन शेल है, एन शेल की जो एनर्जी है वो कितनी है, या 35 जूल है। एम शेल की देखो हर एक शेल में क्या है, हर एक शेल की अपनी अपनी एक एनर्जी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो हायर शेल्स हैं, एनर्जी शेल्स, उनकी अपनी एक एक एनर्जी नहीं होती। नहीं, देखो सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी है। के की है 1 जूल, एल की है 20 जूल, एम की है 30 जूल्स और एन की है 35 जूल्स, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, जो आखिरी वाले शेल्स हैं इनके बीच में इनकी एनर्जीज का जो डिफरेंस होता है, एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो काफी कम होता है। देखो यहां पे कितना है, इन दोनों में 35 - 30 यानी कि सिर्फ 5 जूल्स एनर्जी का ही डिफरेंस है। यहां पे देखो के और एल के बीच में 19 जूल्स का डिफरेंस था। एम और एल के बीच में भी, एम और एल के बीच में भी 10 जूल्स का डिफरेंस था। लेकिन एम और एन के बीच में केवल 5 जूल्स का क्या है, एनर्जी में डिफरेंस है। एग्जाम्पल से समझाया, ऐसा सच में नहीं होता है, ठीक है ना। चलो मतलब ये वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं होती हैं, बाकी होता तो यही है। चलो अब क्या हुआ कि जैसे ही एम शेल कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली नहीं, जब एम शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जैसे ही एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, तो एम शेल की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे ही एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एम शेल की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ये बताओ एम शेल की एनर्जी कितनी थी, 30 जूल्स थी, और एन की कितनी थी, 35 थी। जब एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो एम शेल की जो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बढ़ के सपोज कितनी हो गई, बढ़ के हो गई 33 जूल्स। कितनी हो गई, 33 जूल्स। एन शेल की कितनी है, 35 जूल्स है। इसका मतलब क्या, जो एम शेल है ना वो काफी नजदीक पहुंच गया है एन शेल के। तो होता क्या है, दोनों ही शेल्स की जो एनर्जीज है ना वो ओवरलैप कर जाती हैं। देखो ना, एम शेल की एनर्जी कितनी थी, 30 जूल्स, एन की कितनी थी, 35 जूल्स, डिफरेंस कितना था, 5 जूल्स। जैसे ही एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए तो एम शेल की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, तो 33 जूल्स हो गई। अब जब एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अब एम शेल की कैपेसिटी, एम शेल की जो एनर्जी है वो कितनी हो गई, 33 जूल्स। एन शेल की अभी भी कितनी है, 35 जूल्स है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, एम शेल की जो एनर्जी है वो बढ़ गई, और ये जो बढ़ी हुई एनर्जी है ना, अब ये एन शेल की एनर्जी के साथ क्या करेगी, ओवरलैप कर जाएगी। यानी कि ऑलमोस्ट दोनों ही शेल्स की जो एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी।
ऑलमोस्ट दोनों ही शेल्स की एनर्जीज क्या हो रही है, सेम हो रही है। देखो ना, इसकी 33 है बढ़ी हुई एनर्जी। जैसे ही एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, जैसे ही एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, वैसे ही क्या होगा, एम शेल की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, बढ़ के 33 जूल्स हो गई। इसका मतलब क्या कि अब एम शेल की जो एनर्जी है वो एन शेल की एनर्जी के साथ में ओवरलैप करेगी। ऑलमोस्ट एम और एन शेल्स की जो एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी। तो क्या होगा, जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स आए एम शेल में, दोनों ही शेल्स की जो एनर्जीज हैं वो क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, जिसके कारण अब एन शेल की फिलिंग शुरू हो जाएगी भाई। और इसीलिए जो हम पोटेशियम का एग्जांपल ले रहे थे कि पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में, 19 में से 2 को हमने रखा के शेल में, 8 को हमने रखा एल शेल में, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख दिया के और एल शेल में। अब बचे हैं 19 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रख दिया, अब बचे हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर रहे थे, एम शेल में रख ही रहे थे, लेकिन एम शेल में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने रखे, एम शेल की एनर्जी बढ़ गई, एम और एन भाई एम की बढ़ गई, तो एम शेल की बढ़ने के कारण एनर्जी एम और एन शेल्स की जो एनर्जीज हैं वो क्या हो गई, ऑलमोस्ट बराबर हो गई, जिसके कारण अब जो फिलिंग हुई वो कहां हो गई, एन शेल में हो गई। यानी कि अब जो बचा हुआ 9 इलेक्ट्रॉन्स को रखना था, अरे भाई 9 इलेक्ट्रॉन्स को ही तो रखना था ना, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स रख ही दिए थे भाई। एम शेल की कैपेसिटी कितनी थी, 18 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की थी, तो हम सभी के सभी जो बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 को तो हमने रख दिया था, बचे थे 9 इलेक्ट्रॉन्स। इन सभी के सभी 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम एम शेल में रख ही रहे थे, लेकिन जैसे ही 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन को हमने रखा, दोनों ही शेल्स की एनर्जीज क्या हो गई, ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो गई, जिसके कारण अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था ना वो कहां आ गया, एन शेल में आ गया। कहां आ गया, एन शेल में आ गया। तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है पोटेशियम का, 2,8,8,1। इसका मतलब क्या कि क्या अब कभी भी जो एम शेल है वो कंप्लीटली नहीं फिल होगा, नहीं होगा। कैसे होगा, देखो कैल्शियम का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स। इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रखते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके बाद में के शेल में 2, सही है ना। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहां रखा, के शेल में रखा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने एल शेल में रखा, यानी कि 20 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम रख चुके हैं। अब हम बात करते हैं, देखो यहां पे मैं लिख भी देती हूं, के, एल और एम, ठीक है ना। 20 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम रख चुके हैं। अब क्या करेंगे, एम शेल की फिलिंग हम शुरू करेंगे। एम शेल की फिलिंग हमने शुरू कर दी, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 8 रखा। जैसे ही एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने रखे, फिर क्या हुआ भाई, जैसे ही हम एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे, वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही आप बोल सकते हो कि एम शेल की जो एनर्जी है वो बढ़ गई, और एम शेल की जो एनर्जी है वो एन शेल की एनर्जी के साथ क्या करने लगी, ओवरलैप करने लगी। इससे हुआ क्या, अरे भाई जैसे ही एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे, एम शेल की एनर्जी बढ़ गई, तो बढ़ करके एम शेल की एनर्जी एन शेल की एनर्जी के साथ में ओवरलैप करने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, दोनों ही लेवल्स की, दोनों ही शेल्स की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो गई, जिसके कारण अब जो फिलिंग है वो एन शेल की शुरू हो गई। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने रख दिया था एम शेल में, अब बचे हुए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एन शेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 2,8,8,2। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है और कैल्शियम का ये होता है। लेकिन मैम क्या कभी एम शेल अब नहीं भर पाएगा कंप्लीटली, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भर जाता है। कैसे भर जाता है, जैसे कि देखो अब क्या हुआ, एन शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कैल्शियम में क्या हुआ, एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जैसे ही एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, एन शेल की जो एनर्जी है वो बढ़ गई।
अरे भाई जैसे कि एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो उसकी एनर्जी बढ़ रही थी, बढ़ करके 33 जूल्स हो रही थी 30 से। वैसे ही एन शेल में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण अब एन शेल की एनर्जी थोड़ी और बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? तो हमने बोला कि ये हो गई 38 जूल्स। पहले कितनी थी? पहले थी 35 जूल्स, अब कितनी हो गई? 38 जूल्स। तो अब क्या होगा? अब आप देख सकते हो कि एम शेल की बढ़ी हुई एनर्जी कितनी है? 33 जूल्स। अरे एम शेल की कैपेसिटी कितनी है? सॉरी, एम शेल की बढ़ी हुई एनर्जी कितनी है? तो 33 जूल्स है। और अब तो जैसे ही एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, एन शेल की भी एनर्जी बढ़ गई और बढ़ करके कितनी हो गई? 38 जूल्स हो गई। तो अब जरा देखो कि एम और एन शेल्स की जो बढ़ी हुई एनर्जीज हैं उनमें कितना डिफरेंस है। तो 38 माइनस 33 कितना हो गया? 5 जूल। यानी कि जितने पहले डिफरेंस था, अरे देखो ना, पहले एम शेल की एनर्जी कितनी थी? 30 जूल्स, एन की कितनी थी? 35 जूल्स। तो दोनों ही लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना आया था? 5 जूल्स का आया था। अब क्या हुआ? जैसे ही एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, एम शेल की एनर्जी बढ़ गई, बढ़ करके 33 जूल्स हो गई, जिसके कारण एम शेल की जो एनर्जी है वो एन शेल की एनर्जी के साथ में ओवरलैप करती है। ऑलमोस्ट दोनों ही शेल्स की एनर्जी बराबर हो जाती है, इसीलिए एन शेल की फिलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जैसे ही एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एन शेल की एनर्जी और बढ़ गई, बढ़कर की कितनी हो गई? तो 38 जूल्स हो गई। अब जरा एम और एन शेल्स की जो बढ़ी हुई एनर्जीज हैं, एम और एन शेल की जो बढ़ी हुई एनर्जीज हैं, उनके बीच का डिफरेंस देखो। 38 माइनस 33 जूल्स कितना हो जाएगा? 5 जूल्स। यानी कि पहले जितना एनर्जी में डिफरेंस था, अब फिर से क्या हो गया है? उतना डिफरेंस मेंटेन हो गया है। पहले भी 5 जूल्स, पहले भी आप बोल सकते हो कि 5 जूल्स का एनर्जी डिफरेंस था, और अब भी देखो क्या हो गया है? 5 जूल्स का एनर्जी डिफरेंस आ चुका है। इसका मतलब क्या? कि अब फिर से दोनों ही शेल्स की, अब फिर से क्या होने वाला है? दोनों ही शेल्स की जो एनर्जीज हैं वो अलग अलग होने वाली हैं। जब डिफरेंस कम हो गया था तो ओवरलैप कर रही थी एनर्जीज, दोनों ही शेल्स की ऑलमोस्ट एक बराबर हो गई थी, इसलिए एन शेल की फिलिंग शुरू हो गई थी। लेकिन अब जब डिफरेंस दोबारा से क्या हो गया है? 5 जूल्स हो गया है पहले के समान, तो अब दोनों ही शेल्स की जो एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएंगी? अब दूर दूर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या? अब फिर से एम शेल की फिलिंग शुरू हो जाएगी। देखो भाई, ऐसा है कि जिस शेल की एनर्जी कम होती है, जिस शेल की एनर्जी कम होती है ना, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाता है। के और एल शेल तो पहले ही भर चुके हैं, मुद्दा अब एम और एन शेल का है। तो जब दोनों ही लेवल्स की एनर्जी सेम हो गई थी तो एन शेल की फिलिंग शुरू हो गई थी, इसलिए पोटेशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन आया एन शेल में, और कैल्शियम के भी आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां आए? एन शेल में आए। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एन शेल की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, बढ़ करके आप बोल सकते हो कितनी हो जाएगी? 38 जूल्स हो जाएगी। यानी कि अब दोनों ही एम और एन शेल्स की एनर्जीज के बीच में जो डिफरेंस है अब कितना हो जाएगा? आप बोल सकते हो कि 5 जूल्स हो जाएगा। दोनों ही एम और एन शेल्स की एनर्जीज के बीच में डिफरेंस फिर से कितना हो जाएगा? 5 जूल्स, जितना कि पहले था। तो अब दोनों ही शेल्स क्या हो जाएंगे? फिर से अलग अलग हो जाएंगे। दोनों ही शेल्स की जो एनर्जीज हैं बेसिकली वो अलग अलग हो जाएंगी। एन शेल की कितनी है? एन शेल की है 38 जूल्स और एम की कितनी है? 33। अरे बढ़ी हुई एनर्जी लो ना। एन की कितनी है? 38 जूल्स, एम की कितनी है? 33 जूल्स। तो अब क्या होगा? फिर से एम शेल की फिलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो तो, अरे भाई एन में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, लेकिन अभी तो फिर भी कितने आ रहे हैं? केवल 8 ही 8 आ रहे हैं। तो अब फिर से क्या होगा? एम शेल की फिलिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि इसके बाद में फिर कौन आता है? स्कैंडियम आता है। कौन आता है? स्कैंडियम, ठीक है ना। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। तो अब स्कैंडियम की फिलिंग कैसे होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे के शेल में, 8 आ जाएंगे कहां? अरे 8 कहां आ जाएंगे? एल शेल में आ जाएंगे। फिर इसके बाद में यहां पे मैं लिख देती हूं के एल। फिर इसके बाद में क्या हुआ? एम शेल में क्या हुआ? एम शेल हुआ और एन शेल हुआ। एम शेल में आप बोल सकते हो कि पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। अरे स्कैंडियम में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं। स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एक एटम में 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 को हमने रखा के में, 8 को रखा हमने एल में,
8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहां रख दिया, m में रख दिया। जैसे ही m में रखा फिर से क्या हुआ, अरे जैसे ही m शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हो, m शेल की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, बढ़ करके n शेल की एनर्जी के बराबर हो जाती है। दोनों ही शेल्स की एनर्जीज जो है वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है, जिसके कारण n शेल की फिलिंग शुरू हो जाती है। यानी कि अब क्या होगा, n शेल की फिलिंग शुरू हो जाएगी और n शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही n शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, n शेल की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 35 से 38। इसका मतलब क्या कि अब m और n शेल्स, इन दोनों ही शेल्स की बढ़ी हुई एनर्जी के बीच में डिफरेंस फिर से कितना हो गया है, 5 जूल्स, जितना कि पहले था। इसका मतलब क्या, अब दोनों ही शेल्स m और n शेल्स अपनी अपनी एनर्जीज में क्या हो जाएंगे, फिर से अलग अलग हो जाएंगे। पहले एक बराबर हो गई थी, जैसे ही m शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, लेकिन जैसे ही n में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, वैसे ही दोनों शेल्स की जो एनर्जीज हैं वो फिर से क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, फिर से m शेल की फिलिंग शुरू हो जाएगी। देखो ना, यहां तक तो आप बोल सकते हो कि स्कैंडियम के एटम में हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स को ही रखा है, 2 + 8 + 8 + 2। लेकिन अब जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, वो जाएगा m शेल में। यानी कि अब m शेल में ना 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अरे फिर से फिलिंग शुरू हो जाएगी ना m शेल की। m और n शेल की एनर्जीज वापस क्या हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। पहले बढ़ करके जब केवल m, देखो जब केवल m शेल की एनर्जी बढ़ी थी, जब केवल m शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए थे तो m शेल की एनर्जी बढ़ गई थी। जब केवल m शेल की एनर्जी बढ़ती है तो m और n की एनर्जीज के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण m और n शेल्स जो हैं, m और n शेल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जीज। इनकी एनर्जीज ओवरलैप करने लगती है, जिसके कारण n शेल की फिलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही n शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो n शेल की एनर्जी और बढ़ गई। बढ़ने के बाद में m और n शेल्स की जो बढ़ी हुई एनर्जीज हैं, उन एनर्जीज के बीच में डिफरेंस फिर से कितना आ गया, 5 जूल्स, जितना कि पहले था, बढ़ने के पहले था। यानी कि अब फिर से क्या होगा, दोनों ही शेल्स की जो एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। दोनों ही शेल्स की जो एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या, अब फिर से वो वाला शेल जिसकी एनर्जी कम है उसकी फिलिंग फिर से शुरू हो जाएगी। तो एनर्जी कम किसकी है, देखो ना, n शेल की है 38 जूल्स और m की कितनी है, 33 जूल्स। तो एनर्जी कम किसकी है, m शेल की। इसका मतलब क्या, अब m शेल की फिलिंग फिर से शुरू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, देखो पहले 8 थे, अब जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाएगा, m में। यानी कि अब m शेल में आ गए हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ इस तरीके से स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 किसका होता है, स्कैंडियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,9,2। तो ये आप बोल सकते हो कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है वो मैंने आपको समझा दिया, और फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है एनर्जी शेल्स में, वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ था, द आउटरमोस्ट शेल cannot have more than 8 electrons even if the first rule is violated. For example, third shell यानी कि m shell can accommodate 18 electrons, but as soon as it has acquired 8 electrons, fourth shell यानी कि n shell की filling शुरू हो जाती है ना। जैसे ही m shell में 8 electrons आए थे, वैसे क्या हुआ था, n shell की filling शुरू हो गई थी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के सेशन के लिए मुझे बस इतना ही आपको पढ़ाना था, ठीक है ना। चलो, तो बस इतना ही, कुछ ऐसे ही होती है क्या, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एनर्जी शेल्स में। आई होप आज के सेशन की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके हम क्या करेंगे, कुछ और नए टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, कुछ नहीं करना है, गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। इसी पेज में आपके पास एक्सप्लोर टॉप
ऑफ कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा आपको। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एनटीएससी का ऑप्शन चमकता हुआ मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, एनटीएससी के ऑप्शन पे जाना है और जैसे ही जाओगे तो आपके सामने एनटीएससी के सारे सब्जेक्ट्स खुल करके आ जाएंगे। सपोज हमें क्या देखना है, हमें देखना है केमिस्ट्री, तो हम क्या करेंगे, एनटीएससी केमिस्ट्री के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो केमिस्ट्री का ये वाला पेज खुल जाएगा, एनटीएससी केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। सबसे पहले यहाँ पर आएगा सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो। भाई सीधी सी बात है ना, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो पता तो होना चाहिए ना कि सिलेबस क्या है साइंस का। तो इस सिलेबस ओवरव्यू की वीडियो से आपको सिलेबस पता चल जाएगा। फिर आपको रियलाइज होगा कि मैम हमको तो आज से क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो उसका पहला लेक्चर आप कैसे देख सकते हो, सिलेबस ओवरव्यू की वीडियो के नीचे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आप बोल सकते हो कि मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का जो पहला लेक्चर है वो खुलकर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करते जाना और नए वीडियोस देखते जाना। तो कुछ आप इस तरीके से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके एनटीएससी के लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अब तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी आ चुका है। तो आपके वो वाले भाई बहन दोस्त जो कि क्या करते हैं, हिंदी मीडियम की पढ़ाई करते हैं, तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इंग्लिश, हिंदी सब तरह के मीडियम जो है ना प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फिर भाई देरी किस बात की है, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।